हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के भाषा विषय के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसका उत्थान कैसे हुआ और आज वो किस पड़ाव पर पहुंची है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे और आगे चलकर वर्ण विच्छेद को जानेंगे कि किस प्रकार वर्ण विच्छेद हुए और किस प्रकार भाषा जो है बनी। भाषा हर व्यक्ति, हर पंछी, हर जानवर, हर पशु इस्तेमाल करता है। केवल वर्णों का जो प्रयोग है उसकी जानकारी मनुष्य के पास है। पक्षी, पशु, जानवर सभी लोग आवाजों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को अपने सहचरों के पास पहुंचाते हैं। किंतु व्यक्ति जो है उसने भाषा का निर्माण किया जिससे वह अपने सभी बातों को, विचारों को, अनुभवों को वाक्यों के माध्यम से और व्यक्त कर सके। इस प्रकार भाषा का विकास उत्तरोत्तर होता चला गया और आज हम विभिन्न भाषाओं के साथ इस समाज में एक दूसरे तक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। संप्रेषण के लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। हिंदी भाषा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और इसके माध्यम से ही हम लोग अपनी जीवन और अपने विचारों को व्यक्त करके समाज में एक स्थान प्राप्त कर पाते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण विच्छेद का क्या स्थान है, इस बारे में आज हमारा बातचीत का विषय रहेगा। वर्ण वे ध्वनियां हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह सबसे छोटी ध्वनियां कहलाती हैं। इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। आगे वर्णों से ही हमारी वर्णमाला बनती है और इन्हीं वर्णों को मिलाकर वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आइए स्वरों को जानें। आ, ई, उ, ऊ, री, ए, उ, औ। इनकी संख्या कुल 11 है। व्यंजन क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये वर्णमाला में व्यंजन है जिनकी संख्या कुल 33 है। यह सभी व्यंजन जब तक स्वर के साथ मेल नहीं खाते तब तक ये अधूरे होते हैं और इन अधूरे व्यंजनों को पूरा करने के लिए हमें स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है और अगर ये अ के बिना होते हैं तो इनके नीचे हलंत लगाया जाता है, तो हमें हलंत का प्रयोग करना होगा। हलंत के बिना इनमें स्वर नहीं मिले हैं, यह बात पता लगती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और हम स्वरों को विस्तार से जानेंगे। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में हम आगे अपने पाठ को आपको बताएंगे। स्वर जिस प्रकार आपने जाना कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ होता है, 11 स्वरों की मैंने संख्या बताई। आगे स्वरों के कितने भाग हैं, कितने भेद हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। जिन वर्णों की जिन वर्णों को किसी भी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती उसे हम स्वर कहते हैं। किसी अन्य स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात यह अपने आप में पूरे होते हैं और इन्हें किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं होती, ये अकेले ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं और उन तीनों भेदों के नाम हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन तीनों स्वरों के बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। इन चारों स्वरों में हमें बहुत ही कम उच्चारण का समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना अर्थात 2 गुना। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और ई। आ, ई, उ और ए, ये सभी स्वर जो है औ, औ, इन सभी में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए आप उच्चारण करके भी इसे जान सकते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर था अ, ई, उ, री, और अगर हम दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, ए, औ, औ। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दीर्घ स्वर में हमने ज्यादा जोर लगाया, ज्यादा अपनी आवाज को जोर देकर बात की, इसलिए यहाँ पर दुगना समय लगा, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे। जब हम प्लुत स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। करते हैं तो ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है हमारे ओम। आप ओम का उच्चारण करके देखिए, ओम, तो आप पाएंगे कि अ और ओम जब हम बोलते हैं तो 3 बार तक हमें जोर देना पड़ रहा है आवाज को, इसलिए तिगना समय लगता है। स्वरों के बाद हम जानेंगे व्यंजनों को। आइए व्यंजनों के बारे में बात करें। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से जान सकते हैं, इस बारे में आइए हम जानते हैं। व्यंजन, स्वरों के बाद व्यंजन की बारी। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसे हम जैसे हमने जानी सारी वर्णमाला का हमने जानकारी हासिल की, उनमें कुछ व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन है, कुछ व्यंजन जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, और कुछ व्यंजन जो है वह ऊष्म और व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन्हें यह नाम क्यों दिए गए, इस बारे में जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में बिल्कुल श्वास वायु कम लगती है, वहां पर हम स्पर्श व्यंजनों का कहा जाता है उन्हें। जैसे अगर मैं बोलूं क से लेकर म तक, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यदि मैं इन व्यंजनों की बात करती हूं तो यह 25 के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये सभी व्यंजन जो है आपके 25 व्यंजन
यह कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से वायु जो है वो बहुत ही, श्वास वायु जो है वह बहुत ही कम निकलती है। आइए इसकी परिभाषा को जान लें। जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण के समय श्वास वायु किसी खास स्थान से निकलती है, विशेष उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी जितने भी क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन है वह सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे जानेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। यहाँ आप अपनी जानकारी के लिए नोट कर लें, क से म तक आने वाले सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इनके बारे में बात करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का प्रयोग जो है वो रुकावट के साथ होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, प्रयोग करते समय श्वास वायु कम रुकावट के साथ आती है, वहां अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखिए मेरे साथ साथ। जैसे श, श, स, ह, य, र, ल, व। अगर इन दोनों के में मैं भेद करती हूं तो य, र, ल और व में कम रुकावट आई और श, श, स, ह में अधिक रुकावट आई। इसलिए हम य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपने जाना। आइए आगे हम ऊष्म व्यंजन के बारे में जानते हैं। यह हमारा व्यंजनों का तीसरा भेद है।
ऊष्म व्यंजन। जब व्यंजनों का उच्चारण अधिक ऊर्जा के साथ होता है तो हम या अधिक घर्षण लगता है, जब हम रगड़कर अपने व्यंजनों को बाहर निकालते हैं तब वहां पर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रगड़कर घर्षण के साथ बाहर आती है तो वहां ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था, श, श, स और ह, ये चारों व्यंजन इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। इनको हमने जाना। विषय को आगे बढ़ाते हुए हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों को मिलाकर हम आगे मिलाकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यह चार हैं आप गिनती में, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। श, त्र, ज्ञ और श्र। इनको बनाने के लिए कौन कौन से दो व्यंजनों का प्रयोग हुआ, आइए जाने। क और श का संयोग जब होता है तो हमारे श का निर्माण होता है। ऐसे ही त्र बनाने के लिए त जमा र जमा अ के प्रयोग से त्र का निर्माण होता है। ऐसे ही ज ज्ञ के लिए ज प्लस अ और ज्ञ का जोड़ जब चलता है तब ज्ञ का निर्माण होता है। ऐसे ही श्र, जैसे परिभाषा में बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यंजन, इसलिए दो से अधिक व्यंजनों के बारे में बातचीत हो रही है। ऐसे ही श, र और अ के मिलने से इन व्यंजनों का निर्माण होता है। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों को हमने जाना। पाठ को यहीं विराम देते हुए मैं समाप्त करती हूँ। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार व्यंजनों के भेद को बनाया गया और अगले पाठ में इस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।